नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक, हीट ट्रांसफ़र ऐसे अनेक सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, ए कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट while its compressor consumes a power of 30 किलोवाट, the coefficient of performance of the system would be। इन्होंने कहा है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कि 120 किलोवाट की हीट रिजेक्ट करता है कंडेंसर में, ठीक, और वाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम द पावर ऑफ 30 किलोवाट, और 30 किलोवाट का पावर वो कंज्यूम करता है। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी, COP पूछा है उन्होंने, सिस्टम का COP पूछा है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन को पढ़ने से पहले जो एक चीज़ें आपको याद रख लेनी चाहिए। सबसे पहले देख क्या याद कर लेना चाहिए कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क किस प्रकार से करता है, और दूसरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। देखिए, अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग सिंपली एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएं तो एक हाई टेम्परेचर होता है, एक लो टेम्परेचर होता है, और बीच में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। रेफ्रिजरेटर में जो मुख्य काम होता है वो लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर की ओर पुश करना होता है। मतलब ये लोअर टेम्परेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हाई टेम्परेचर हीट को रिजेक्ट करता है। तो मान लीजिए कि जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो है QA है, और हीट जो रिजेक्ट करता है वो कितनी है, QR है। लेकिन हम जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार कि बिना कार्य दिए हम लोग हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं भेज सकते। इसीलिए मान लीजिए हमने इस रेफ्रिजरेटर को W कार्य दिया है। तो सबसे पहले देखिए, हीट बैलेंस के अनुसार एक इक्वेशन इसका तैयार होता है। वो ये होता है कि जो रिजेक्टेड हीट होती है वो इक्वल टू होती है एब्जॉर्ब्ड हीट प्लस वर्क डन। तो सबसे पहला इक्वेशन ये होता है, इसको याद कर लीजिए कि जो भी हमारी रिजेक्टेड हीट होगी वो होगी एब्जॉर्ब्ड हीट, और जो वर्क डन किया गया है उसके बराबर होगी। वर्क डन मतलब हमने जो वर्क देंगे तो सीधे सीधे वो पहले हीट में कन्वर्ट होके वो भी रिजेक्ट होगा, ठीक। तो इसमें जो रिजेक्टेड हीट है वो कितना है, QA प्लस W है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रिजेक्टेड हीट है उसकी वैल्यू क्या है, एब्जॉर्ब्ड हीट से अधिक है। तो अक्सर कभी कभी इंटरव्यू में या किसी स्थान पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि किसी बंद कमरे में हम रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दें उस कमरे के टेम्परेचर को क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम किसी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ देंगे तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जो हीट रिजेक्ट की जा रही है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्योंकि हीट रिजेक्टेड क्या है, हीट एब्जॉर्ब प्लस W वर्क डन। मतलब जो वर्क डन किया जा रहा हो कंप्रेसर का वो भी लगातार हीट को जनरेट कर रहा होगा, ठीक। तो जो भी वर्क डन है वो हीट जनरेट करे तो उस जनरेटेड हीट के कारण रूम का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको सिद्ध कर देते हैं कि यदि किसी बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को याद रखना है। उसके अलावा देखिए और क्या याद रखना है, उसके लिए दूसरी चीज़ जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो हम लोग का रेफ्रिजरेटर होता है उसकी परफॉर्मेंस को दर्शाने के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है COP कहा जाता है। क्या कहा जाता है, COP कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहा जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए किसी भी हीट इंजन हो या फिर हीट पंप हो या हम लोग का रेफ्रिजरेटर हो, सबकी अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये होता है कि हम लोग उससे डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या प्राप्त करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय उसको हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ पे डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट जो हम चाहते हो है हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है। तो अगर रेफ्रिजरेटर के COP की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन। मतलब ये जो वर्क डन कंप्रेसर के द्वारा किया गया है, ठीक। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर ही वर्क करता है, ठीक। और जो हीट रिजेक्ट होती है, जो हीट रिजेक्ट हो रही है ये हायर टेम्परेचर पे होती है, ये होती है कंडेंसर में होती है। कहाँ होती है, कंडेंसर में होती है। और जो लोअर टेम्परेचर मतलब जहाँ पे हमको टेम्परेचर को कम करना होता है, जिस जगह पे हमको टेम्परेचर को लो रखना होता है, ये जो जगह कहलाती है कहलाती एवापोरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, एवापोरेटर कहलाती है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो COP क्या है, QA अपॉन W। अब दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग लिखना चाहें तो दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं कि COP की वैल्यू क्या होगी। COP की वैल्यू अभी हमने निकाल दिया कि हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे
जो COP है, COP इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन। ठीक, तो हीट एब्जॉर्ब हम लोग किस टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट जिस टेम्परेचर पर हम लोग देखिए सबसे पहले जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की होती है, ये याद रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए हीट एब्जॉर्ब जो हो जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगा किस टेम्परेचर से हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लोअर टेम्परेचर, तो TL इसका लोअर टेम्परेचर हो जाएगा। और वर्क डन क्या हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि हीट रिजेक्टेड इक्वल टू क्या है, हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू वर्क डन की इक्वल हो जाएगा, है ना। वर्क डन की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे इस तरह। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वर्क डन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब। और हीट रिजेक्टेड किस टेम्परेचर पे हो रही है, हायर टेम्परेचर पर TH, माइनस वर्क डन किस पे है, लोअर टेम्परेचर TL। तो COP का एक जो फार्मूला बन जाता है वो बन जाता है TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। यहाँ TL क्या है, लोअर टेम्परेचर है, और TH क्या है, हायर टेम्परेचर, जिसमें हम लोग हीट को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। तो कहीं पर T1 और T2 के फॉर्म में लिखा होता है, तो आप T1 T2 के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं और TL और TH के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। तो ये इसका COP होता है। अगर यही चीज़ आपको हीट पंप के लिए ध्यान रखनी है तो हीट पंप के लिए क्या होता है, हीट पंप के लिए ये आपका हायर टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है और ये वर्क डन है। ठीक, यहाँ से वर्क डन दे रहे हैं, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है QA और यहाँ हीट रिजेक्ट हो रही है QR। देखिए जो रेफ्रिजरेटर का काम होता है वो होता है किसी स्पेस के टेम्परेचर को कम करना, और हीट पंप का कार्य होता है किसी स्पेस के टेम्परेचर को बढ़ाना। तो हमारा जो यहाँ पे है काम, हीट पंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हीट पंप का प्रयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है जब हम किसी रूम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट QR, हीट रिजेक्टेड। तो अगर हम लोग हीट पंप की बात करें तो हीट पंप का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, COP ऑफ हीट पंप की बात करें HP लिख दीजिए, या इसी कभी कभी EPR कहते हैं, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे हीट रिजेक्टेड, क्योंकि यही हीट हमारी हीट को क्या है, कमरे गर्म करेगी, या फिर हमको जो भी हीट चाहिए वो हमारे लिए यहाँ पे हीट रिजेक्टेड वैल्यू रखती है, डिवाइडेड बाय जो हम लोग वर्क डन दे रहे हैं W। तो यहाँ QR क्या है, QR मैंने बताया था QR इक्वल टू क्या होता है, QA प्लस QW। वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि हीट बैलेंस उसी तरह इसके यूज होगा, डिवाइडेड बाय W। ठीक, तो यहाँ हो जाए QA प्लस डिवाइडेड बाय W। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला बन जाता है वो हम लोग देखिए सीधे सीधे हम लोग का ये जो COP बना, COP ऑफ क्या बन गया, ये हो गया QA प्लस W डिवाइडेड बाय W। W W कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस QA डिवाइडेड बाय W। ठीक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं QA अपॉन डिवाइडेड बाय W क्या है, ये अभी मैंने बताया कि ये अगर रेफ्रिजरेटर होता तब उसका COP होता। तो अगर हम लोग ये कह सकते हैं COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। मतलब अगर हम लोग को कोई टेम्परेचर लिमिट दी हुई है और उस टेम्परेचर लिमिट के मध्य में हमको रेफ्रिजरेटर का COP पता है और उसी टेम्परेचर लिमिट के मध्य में कार्य करने वाले हीट पंप का COP पता है, तो दोनों के मध्य क्या रिलेशन होता है, COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये दोनों का फार्मूला होता है। अगर हम इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहें तो COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू क्या हो जाएगा, COP ऑफ द हीट पंप हमने बताया कि क्या है, ये है QR प्लस W डिवाइडेड बाय W। ठीक, तो ये जाएगा 1 प्लस QA डिवाइडेड बाय W। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग इसको टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहें तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, QR है, यहाँ पे Q एब्जॉर्ब प्लस यहाँ हो जाए Q एब्जॉर्ब प्लस W। ठीक, देखिए हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो क्या है, तो COP जो है यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से, QR डिवाइडेड बाय W, ये हमारा COP का फार्मूला है। तो QR क्या है, QR रिजेक्शन का टेम्परेचर, तो कहाँ पे टेम्परेचर रिजेक्ट हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। और W के लिए मैंने आपको क्या बताया, TH माइनस
TL हो जाएगा। तो इस तरह से COP ऑफ द हीट पंप अगर टेम्परेचर के फॉर्म में निकालना चाहें तो हो जाएगा हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम लोग COP ऑफ हीट पंप का निकाल सकते हैं। तो देखिए ये सभी फार्मूले हैं, इन सभी का प्रयोग करके हम लोग आपस में एडजस्ट करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ के दिया हुआ है कि एक कंडेंसर है जहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रही है 120 किलोवाट, वर्क डन हो रहा है 30 किलोवाट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछा है। तो हम जानते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, वो इक्वल टू होता है हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो देखिए वर्क डन तो दिया हुआ है लेकिन हीट एब्जॉर्ब नहीं, हीट रिजेक्टेड दी है। तो हम जानते हैं कि हीट रिजेक्टेड इक्वल टू क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब प्लस वर्क डन। तो हीट रिजेक्टेड कितना, हीट रिजेक्टेड है 120 की, हीट एब्जॉर्ब हमको निकालना है, प्लस W कितना है 30 दिया है। तो हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गया 120 माइनस 30 इक्वल टू 90। तो इसमें रख देंगे तो हीट एब्जॉर्ब बराबर कितना हो जाएगा 90 किलोवाट और वर्क डन कितना हो जाएगा 30 किलोवाट। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो इस रेफ्रिजरेटर का जो COP हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ठीक, और COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वुड बी 3। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड बिकॉज ऑफ। इन्होंने कहा एयरक्राफ्ट में हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों यूज़ करते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार का रेफ्रिजरेशन जिसमें हम लोग एयर को एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज़ करते हैं। ठीक, वर्किंग सब्सटेंस के रूप में अगर हम लोग किसी को एयर को यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहा जाता है। ये कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे जब हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें कई बात बता देते हैं, तो बूट स्ट्रैप सिस्टम होता है, रिजनरेटिव सिस्टम होता है। तो ये सभी सिस्टम होते हैं जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, बी दिया है हाई हीट ट्रांसफर रेट, तीसरा दिया लोअर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड, हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए सबसे पहले देखिए ये रेफ्रिजरेशन साइकिल की विशेषताओं में क्या क्या है। पहला दिया है लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये सही है ये कि हाँ ये ऐसा होता है कि ये रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए पर यूनिट मतलब पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए जो यूनिट वेट होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक, तो ये कथन सही है। दूसरा हाई हीट ट्रांसफ़र रेट, दूसरा इन्होंने कहा इसमें जो हीट ट्रांसफ़र रेट वो अधिक होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें जो हाई हीट ट्रांसफ़र रेट होता है काफ़ी कम होता है, स्लो होता है। तीसरा है लोअर टेम्परेचर हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर क्या है कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम हो जाने के कारण हम लोग ये एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको तो केबिन के भीतर का टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करना एटमॉस्फेयर के अलावा, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रेशर भी कम होता जाता है। तो हायर प्रेशर अगर इसी प्रकार एरोप्लेन हायर प्रेशर पर रहे, हायर एल्टीट्यूड पर रहे और उसका प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा कि नाक और मुंह से खून आने लगेगा, क्योंकि हम लोग के नाक और मुंह की नसें फट जाएंगी। इसीलिए हमको क्या है कि उस केबिन का जिसमें यात्री यात्रा कर रहे हो तो वहाँ का प्रेशर हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ही रखना होता है। तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक, चौथा दिया हुआ है हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ये एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए ये चीज़ें संभव ही नहीं है। तो सीधे सीधे आंसर दिया हो जाएगा हमारा ए, लो यूनिट वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, और यही इसका आंसर भी है। इसीलिए हम लोग क्योंकि उसका वेट कम होता है इसीलिए हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का प्रयोग करते हैं किसमें, एयरक्राफ्ट में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन इज एसेंशियल इन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकॉज। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो 3 फ्लूइड सिस्टम होता है। ठीक, एक उसमें वाटर होता है, दूसरा अमोनिया होता है, तीसरा हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हाइड्रोजन का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग NH3 का पार्शियल प्रेशर कम कर सकें। ठीक, तो क्या करता है देखिए
इसमें हम लोग जब तीनों को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या अमोनिया क्या है, वाटर में आसानी से घुल जाता है, ठीक, तो वहाँ पे प्रेशर पर्याप्त जनरेट हो जाता है। लेकिन जब वो अमोनिया पहुँचता है कहाँ पर, हाइड्रोजन के समीप पहुँचता है, तो हाइड्रोजन उसके पार्शियल प्रेशर को कम कर देता है, जिससे कारण आसानी से आसपास की हीट को एब्जॉर्व कर लेता है। तो इस मेथड पे इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम को वर्क कराने के लिए किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कंप्रेसर नहीं होता है। उसमें सिर्फ एक छोटा सा पंप होता है जिसका वर्क लगभग नेग्लिजिबल ही होता है। तो इसके 4 आंसर दिए हैं। पहला दिया है इट एक्ट एज कैटलिस्ट इन एवापोरेटर, ये एवापोरेटर के में कैटलिस्ट का काम करता है, तो नहीं, ये कैटलिस्ट का काम नहीं करता है, ठीक। दूसरा दिया है द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया इज एंडोथर्मिक इन एवापोरेटर एंड एक्सोथर्मिक इन एब्जॉर्बर। कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन और अमोनिया की जो अभिक्रिया होती है वो एंडोथर्मिक होती है, मतलब ऊष्मा अवशोषी होती है, तो जिसमें एवापोरेटर में। तो देखिए हम लोग जब हाइड्रोजन और अमोनिया होती हैं दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे अभिक्रिया हो रही हो, तो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होने के कोई चांसेस नहीं है। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाले, और एंडोथर्मिक ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अभिक्रियाएं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो तीसरा दिया द कूल्ड हाइड्रोजन लीविंग द हीट एक्सचेंजर कूल्स द रेफ्रिजरेटर एंटरिंग द एवापोरेटर, ये भी नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन को कूल नहीं किया जाता, हाइड्रोजन अपने स्थान पर एवापोरेटर पे स्थिर होता है, ना कि उसको कूल किया जाता है ना हीट किया जाता है, उसकी वर्किंग ही उस प्रकार की नहीं होती है। चौथा दिया इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ लो पार्शियल प्रेशर फॉर द एवापोरेटिंग अमोनिया, ये अमोनिया के लो पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने का कार्य करता है। तो हाँ, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ए रेफ्रिजरेटर मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक, रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक्स आउट 2 kilowatt per minute of heat from the system while between temperature limits of 300 Kelvin and 200 Kelvin. COP and power consumed by the cycle will be respectively. इन्होंने कहा एक रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो कि रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रही है। देखिए जो होता है कार्नोट साइकिल, अगर डायरेक्ट कार्नोट साइकिल है तो उस वो क्या कहते हैं हीट इंजन के लिए यूज़ होता है, और रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या होता है, वो यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ होता है। देखिए 2 चीज़ें याद रख लीजिए, अगर हमारे पास कोई पीवी डायग्राम बना के दिया जाए और वो साइकिल इस प्रकार से हो कि वो क्लॉकवाइज हो, किस प्रकार से हो, क्लॉकवाइज हो, तो जो उसका आउटपुट होगा वो कैसा होगा, वर्क होगा, मतलब उसमें हमको वर्क प्राप्त होगा, वर्क हमको प्राप्त होगा, मतलब इसमें जो है वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होंगे। लेकिन अगर कोई साइकिल इस प्रकार हो कि वो साइकिल एंटी क्लॉकवाइज हो, किस प्रकार से हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो इस प्रकार का जो साइकिल होगा उस साइकिल से हमको क्या होगा, उससे हमको वर्क देना पड़ेगा, वर्क कंज्यूमिंग होगा, कैसा होगा, वर्क कंज्यूमिंग होगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क प्रोड्यूसिंग होगा और एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। तो देखिए क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो होता है वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, हमेशा वर्क कंज्यूम करता है और हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे सेंड करता है, इसीलिए इसका जो भी साइकिल होगा वो हमेशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ओके। तो इन्होंने पूछा है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो कार्नोट साइकिल वर्क करता है, टेक्स आउट 2 किलोवाट पर मिनट ऑफ हीट, ये क्या है जो हीट एब्जॉर्ब करता है, क्यूए जो है इसका वो है कितना, 2 किलोवाट पर मिनट है फ्रॉम द सिस्टम, वाइल बिटवीन टेम्परेचर वर्किंग टेम्परेचर लिमिट क्या है 300 केल्विन एंड 200 केल्विन, मतलब जो हायर टेम्परेचर कितना है वो दिया हुआ है 300 केल्विन और लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 200 केल्विन। तो COP पूछा, पावर कंज्यूम्ड पूछा है, तो सबसे पहले COP निकाल लीजिए। तो मैंने आपको बताया था COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का जो COP होता है वो इक्वल टू होता है लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, यही बताया था मैंने आपको। तो लोअर टेम्परेचर कितना दिया, लोअर टेम्परेचर 200 दिया है, हायर टेम्परेचर कितना दिया है 300,
माइनस 200, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो जो COP है वो कितना हो जाएगा, COP इसका 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग COP चूज़ कर लेते हैं। इन्होंने कहा सबसे पहले COP कितना है 2, 2 कहाँ दिया, ये दिया है, ये दिया है। यहाँ ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन में रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा मतलब पहले COP फिर पावर कंज्यूम्ड, इन दोनों का आंसर चूज़ करना। तो पहला हमारा COP 2, तो वो इन दोनों में हो जाएगा। अब इन्होंने पूछा पावर कंज्यूम्ड, तो हमने क्या पूछा है, पावर कंज्यूम्ड पूछा है। तो हम जानते हैं कि COP बराबर क्या होता है, COP बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब और डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो हीट एब्जॉर्ब कितना है, 2 है, COP कितना है 2, हीट एब्जॉर्ब कितना का है 2 किलोवाट पर मिनट, तो हो जाएगा 2 किलोवाट, ठीक, डिवाइडेड बाय वर्क डन, तो वर्क डन W, तो वर्क डन, इसको इसमें W इधर ले जाएंगे, 2 बटे में आएगा, तो W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो W इक्वल टू 1 किलो वाट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा और W1, तो 1 किस में दिया, 1C में दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। मतलब इसमें जो हमको COP कितना मिला है 2 मिला और वर्क डन कितना 1 किलो वाट मिला, तो इसका आंसर हो गया C। यहाँ जो देखिए यहाँ एक छोटे से मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ये है कि किलोवाट पर मिनट जैसा टर्म नहीं होता है, इसको या तो इनको क्या लिखना चाहिए, किलो जूल पर मिनट लिख सकते थे। तो किलो जूल पर मिनट लिखते तो इक्वल टू क्या हो जाता, किलो वाट हो जाता। तो यहाँ किलो जूल लिखना चाहिए, क्योंकि किलो वाट ऑलरेडी रेट है, तो किलो वाट पर मिनट का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको क्या होना चाहिए, किलो जूल पर मिनट होना चाहिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल पंप्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 300 केल्विन टू अ रिजर्वायर एट 600 केल्विन, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज। इन्होंने कहा है कि एक हीट पंप है जो कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है। देखिए कार्नोट साइकिल पर हीट पंप भी वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर भी वर्क करता है, और दोनों सेम वर्क करते हैं, सेम तरीके से वर्क करते हैं, सिर्फ उनका उद्देश्य अलग होता है, ठीक, ये ध्यान रखिए। तो इन्होंने कहा हीट पंप ऑपरेटिंग ऑन कार्नोट साइकिल, ठीक, टेक्स हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर 300 केल्विन, मतलब जो जहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना है 300 केल्विन, टू अ रिजर्वायर एट 600 केल्विन, जो हायर टेम्परेचर वो कितना है 600 केल्विन। तो उन्होंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, हीट पंप है, तो हीट पंप के COP का फार्मूला क्या होता है, हीट पंप के COP का फार्मूला होता है TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। तो TH कितना है, TH यहाँ पे 600 है, और TH कितना 600 माइनस TL कितनी है 300, तो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 600, तो कितना हो जाएगा, इस आंसर आ जाएगा 2। तो इस हीट पंप का COP कितना हो जाएगा, इस हीट पंप का COP हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा C, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्विवेलेंट टू, इन्होंने कहा 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ठीक। 1 टन रेफ्रिजरेशन होता है कि अगर हमारे पास 1 टन वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक, किस पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस 1 टन ऑफ वाटर है, ठीक, और इसको हमको 24 घंटे के भीतर विथिन 24 आवर्स इसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट कर देना है। तो हमको किस रेट से हीट उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, उस जगह से हीट कितनी तेज़ी से हमको हीट को बाहर निकालना पड़ेगा, वही कहलाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन इज द रेट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द हीट फ्रॉम अ स्पेस वेयर 1 ton of 0 degree Celsius water is present that will convert into 0 degree Celsius ice within 24 hours। मतलब 24 घंटे में 1 टन वाटर को जो 0 डिग्री सेल्सियस उपलब्ध है उसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करने के लिए जिस दर से हमको ऊष्मा को निष्कासित करना पड़ेगा वो क्या कहलाता है 1 टन रेफ्रिजरेशन कहलाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है सीधे सीधे याद रख लीजिए, कैलकुलेट करके निकाली गई है, ये आप याद रख लीजिए। 1 टन रेफ्रिजरेशन की जो वैल्यू होती है अगर हम लोग किलोवाट में कहें तो इसकी वैल्यू 3.5 किलोवाट होती है, या ये कहें कि 3.5 किलोजूल पर सेकेंड होती है, या एक दूसरा कहें
कि ये 210, अगर हम लोग 210 किलो जूल पर मिनट में, ठीक, पर सेकंड की बात करें 3.5 किलो जूल पर सेकंड, ठीक, और मिनट में कहें तो 210 किलो जूल पर मिनट होती है। तो ये दोनों सीधे सीधे आप याद कर लीजिए, बहुत जगह ही ये काम आने वाला है कि किसी कई जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 3.5 किलो वाट। 1 टन रेफ्रिजरेशन कितना है, 3.5 किलो वाट, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द COP ऑफ द हीट पंप इज बीटा HP, मतलब जो हीट पंप का COP उन्होंने क्या कहा, वो बीटा HP है, और COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज बीटा रेफ है, आर रिलेटेड है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि COP ऑफ द हीट पंप इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक। तो दोनों का हम लोग फार्मूला सीधे सीधे लिख दीजिए। तो इन्होंने देखिए BHP प्लस BREF इक्वल टू 1, तो ये तो नहीं हो पा रहा है। BHP माइनस BREF इक्वल टू 1, देखिए यही हो जाएगा। अगर हम लोग ये रेफ्रिजरेशन के COP को दूसरी तरफ ले आते हैं तो ये इसमें से माइनस होकर के इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए BREF ये उल्टा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है। ये जो फार्मूला मैंने बताया था या ये जो रिलेशन बताया था, वही रिलेशन को उन्होंने दूसरी तरीके से लिख दिया है बस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्किंग टेम्परेचर इन द एवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर आर -30 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस, ओके, respectively. If the actual refrigerator has the COP of 0.75 of the maximum, the required power input for the refrigerating effect of 5 kilowatt is nearly, ठीक। देखिए सबसे पहले आपसे यहाँ समझिए कि उन्होंने कहा द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ एवापोरेटर एंड कंडेंसर। तो एवापोरेटर मतलब जो लोअर टेम्परेचर पे जहाँ से हम लोग हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं, कंडेंसर मतलब हायर टेम्परेचर जहाँ पे हम लोग हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, -30 डिग्री सेल्सियस, और जो हायर टेम्परेचर दिया हुआ है वो कितना दिया, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक। सबसे पहले आप जो याद रखिए कि ये दोनों जो हमने जितने फार्मूले बताए हैं वो सभी आपके आंसर केल्विन में होते हैं। किस में होते हैं, केल्विन में। अगर आप डिग्री सेल्सियस में रख के आंसर निकाल देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले जो केल्विन में बदल लीजिए, तो क्या करते हैं 273 हम लोग जोड़ देते हैं, तो आपका जो लोअर टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -30 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 243। और हायर टेम्परेचर कितना है, 32 है, इसमें 273 जोड़ देंगे तो जो आपका हायर टेम्परेचर हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 305 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 305। तो अब आप इसको लिख लीजिए कि आपका जो हायर टेम्परेचर है जो कितना है, हायर टेम्परेचर TH इक्वल टू कितना है, 305 है, और जो लोअर टेम्परेचर है वो कितना है आपका, 243 है। केल्विन में बदलना मत भूलिएगा, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम लोग सवाल सॉल्व करने में सरल समझ के कर लेते हैं, वहाँ केल्विन में बदलना भूल जाते हैं। सबसे पहले जो टेम्परेचर दिया है, अगर रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है तो उसको केल्विन में तुरंत बदलिए, फिर सवाल को सॉल्व कीजिए। तो उन्होंने कहा दोनों टेम्परेचर दिया है। इन्होंने आगे कहा इफ़ द एक्चुअल रेफ्रिजरेटर का जो COP है वो मैक्सिमम COP से 0.75 है। मैंने जो अभी आपको फार्मूला बताया था कि जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है ये क्या होता है, TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। ये जो बताया था ये कार्नोट साइकिल के आधार पर बताया, मतलब अगर आपका रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा होता है तब तो उसके हिसाब से बताया था, ठीक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ उन्होंने कहा कि जब हमने आपको COP का फार्मूला बताया था, COP का फार्मूला बताया था, क्या बताया था, T लोअर डिवाइडेड बाई T हायर माइनस T लोअर। ये जो फार्मूला बताया था ये आपको कार्नोट इंजन के हिसाब से होता है, मतलब अगर आपका जो रेफ्रिजरेटर कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा हो तो, ठीक। तो ये जो होता है इस फार्मूले से जो आपका COP आएगा वो मैक्सिमम COP आएगा। कितना आएगा, मैक्सिमम COP, मतलब जो भी हमारा मैक्सिमम COP होता है उतना आएगा। लेकिन एक्चुअल में तो उतना COP नहीं होता है, एक्चुअल COP हमेशा ही उससे कम होता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, तो उसको इन दोनों का जो फार्मूला होता है इसको कहा जाता है, एक एक्चुअल COP है मान लीजिए, एक जो COP एक्चुअल में होता है उस सिस्टम का, और डिवाइडेड बाय जो COP हम लोग थ्योरेटिकल निकालते हैं
इन दोनों का जो अनुपात होता है इसको कहा जाता है रेफ्रिजरेशन एफिशिएंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी कहा जाता है। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कि रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी। रेफ्रिजरेटिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्चुअल COP डिवाइडेड बाय और थ्योरेटिकल COP। ठीक, तो ये उसका फार्मूला। तो उन्होंने कहा जो थ्योरेटिकल वो 0.75 है। तो सबसे पहले हम लोग COP निकाल लेंगे टेम्परेचर के हिसाब से। तो COP बराबर क्या होता है? रेफ्रिजरेशन COP होता है TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। तो TL की वैल्यू कितनी दी है? TL की वैल्यू हम लोगों ने बता दी 243 है, डिवाइडेड बाई 305 माइनस 243। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.919 के आसपास आ जाएगी COP। ये क्या है? आपका थ्योरेटिकल COP है। क्या है? थ्योरेटिकल COP। इन्होंने कहा जो एक्चुअल COP है वो उसका 0.75 है। तो एक्चुअल COP पहले निकाल लेंगे। तो एक्चुअल COP बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.919 इंटू 0.75। तो 0.75 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्चुअल COP 2.939। ठीक, जो एक्चुअल COP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2.939। तो हमारा जो एक्चुअल COP है COP एक्चुअल इक्वल टू 2.939। अब इन्होंने पूछा है द रिक्वायर्ड पावर इनपुट फॉर द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ 5 किलोवाट। जो हम लोग हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उसी को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो सही किया होता है, इन्होंने पूछा और वर्क इनपुट W पूछा है। तो हम जानते हैं कि जो COP होता है वो इक्वल टू क्या होता है? वो जहाँ होता है एब्जॉर्ब्ड हीट डिवाइडेड बाय वर्क डन। या एब्जॉर्ब्ड हीट को कभी कभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। तो ये दूसरे वर्ड हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। ठीक, तो इसको इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया? 5 किलोवाट दिया है। तो 5 किलोवाट डिवाइडेड बाय वर्क डन हमको निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2.939। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.7 किलो वाट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1.7 किलो वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा A। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए हीट पंप फॉर डोमेस्टिक हीटिंग ऑपरेट्स बिटवीन अ कोल्ड सिस्टम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। उनका घर में एक जो डोमेस्टिक हीट पंप फॉर डोमेस्टिक हीटिंग या हीट पंप के बारे में बात हो रहा है। ये पहले क्वेश्चन जरूर देख लीजिए। हीट पंप कहाँ है कि हीट इंजन कहाँ है कि रेफ्रिजरेटर कहाँ है? तो उन्होंने कहा हीट पंप फॉर डोमेस्टिक हीटिंग, ठीक, घरों गर्म करने के लिए हम लोग हीट पंप हैं, वो कोल्ड सिस्टम 0 डिग्री सेल्सियस और हॉट सिस्टम 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हम लोग का लोअर टेम्परेचर है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? 273 केल्विन कहेंगे। और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसे 60 को बदल देंगे हायर टेम्परेचर को, कितना हो जाएगा? 60 प्लस 273 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 333 केल्विन, है ना। हायर टेम्परेचर 333 केल्विन। इज ठीक, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन इफ द हीट रिजेक्टेड इज 80,000 किलो जूल पर आवर। ठीक, मतलब इन्होंने हीटिंग इफेक्ट किया दिया है 80,000 किलो जूल पर आवर इन्होंने कहा है। तो ये देखिए ये हमारा हो गया हीट रिजेक्टेड हो गया। क्या ये हो गया? हीट रिजेक्टेड। उन्होंने क्या कहा कि हीट रिजेक्टेड हो गया ये, और हमको वर्क डन W में पूछना है। तो हम जानते हैं कि अगर हीट पंप की बात करें तो उसका COP क्या होता है? हीट पंप का COP क्या होता है? ये इक्वल टू होता है हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय T हायर माइनस T लोअर, और यही इक्वल टू क्या होता है? हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो दोनों कंपेयर कर दीजिए। तो हायर टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री, जिसको हमने केल्विन में बदल दिया तो कितना हो गया? 333 हो गया। तो ये 333 माई डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर 333 माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री 273 इक्वल टू हीट रिजेक्टेड कितना है? 80,000 डिवाइडेड बाय वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 80,000 किस में है? ये किलो जूल पर आवर में है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो W की वैल्यू है किस में आएगी? किलोवाट आवर में आएगी। तो आवर से इसको हम लोग, क्योंकि आंसर किस में दिए? किलोवाट में दिए, मतलब पर सेकंड निकालना है। तो इसको 3600 से हम लोग डिवाइड कर दीजिए।
तो अब जब W की वैल्यू आएगी वो किस में आ जाएगी, वो किलोवाट पर सेकंड में आएगी। तो अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए तो आप पाएंगे जो आपकी W वर्क इनपुट W की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी हो जाएगी लगभग 4 किलोवाट के आसपास आएगी। ठीक, क्योंकि इसको अगर हमने जो सॉल्व किया तो जो आपको इस तरफ जो COP की वैल्यू आई थी वो जो टेम्परेचर का अनुपात आएगा वो आपका 5.55 आएगा, 5.55, और जो 80,000 को हम जब 3600 से भाग देंगे तो जाएगा 22.22 डिवाइडेड बाय W। इसको सॉल्व करिए, W इक्वल टू अप्रॉक्स 4 किलोवाट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ही फार्मूला है उसी को अलग अलग तरीके से अप्लाई करके हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 1 टन कैपेसिटी वाटर कूलर, 1 टन कैपेसिटी का वाटर कूलर है, वाटर एंटर्स 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस वाटर एंटर करता है, एट द रेट ऑफ 200 लीटर पर आवर। ठीक, जो मास ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है कितना है, 200 लीटर्स पर आवर। द आउटपुट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी, वाटर का आउटपुट टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि इन्होंने हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 टन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, मतलब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना है, 1 टन है। कितना है, 1 टन, या दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं 3.5 किलो वाट है ना। तो जितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो कितने के बराबर होगा, हम जानते हैं कि ये एब्जॉर्व की गई हीट है, या क्या कहें कि जो वाटर है उसमें से जितनी हीट निकाल ली गई, तो कितनी हीट निकाल ली गई, वो हो जाएगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो देखिए यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 3.5 किलोवाट दे दिया, इंटू मास फ्लो रेट कितना दिया, 200 लीटर पर आवर। ध्यान दीजिए ये किस में दिया हुआ है, 200 लीटर पर आवर दिया है, तो इसको हम लोग किस में बदल लेंगे, पर सेकंड में बदल लेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 3600 पर सेकंड में हो गया, इंटू ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट 4.18 दिया है तो 4.18 हो गया। ठीक, किलोवाट में दिया है, इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, तो 30 डिग्री पे एंटर कर रहा है, तो मान लीजिए कि T डिग्री पे वो इसको बाहर का हो रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 30 - T। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे जो T की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, T की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 15 डिग्री सेल्सियस। को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो T इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब मैंने यहाँ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बाद जब टेम्परेचर रखा तो मैंने सीधे केल्विन में रखा और दूसरे तरफ टेम्परेचर T, तो ये भी किस में आया, सॉरी केल्विन ने डिग्री सेल्सियस में रखा, -T भी डिग्री सेल्सियस में कर दिया। अब क्योंकि दोनों तरफ हम लोग अगर उसमें 273 जोड़ेंगे और दूसरे में 273 जोड़ेंगे तो दोनों घट करके उतने ही हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए जब इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करते हैं जहाँ दोनों टेम्परेचर घट रहे हैं तो वहाँ अगर आप चेंज नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे दोनों टेम्परेचर आपस में नहीं घट रहे होते तो वहाँ पे चेंज करना आवश्यक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपने सीधे सीधे हीट बैलेंस किया है और कुछ भी नहीं किया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज़ अ COP और 4। इन्होंने कहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है वो जो रिवर्स कार्नोट साइकिल में वर्क करता है उसका COP 4 है। If it works as a heat pump and consumes 1 kilowatt, the heating effect will be। इन्होंने कहा अगर यही रेफ्रिजरेटर हम लोग किस तरह यूज़ करें, हीट पंप के रूप में यूज़ करें जो कि 1 किलोवाट वर्क लेता है, तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट रिजेक्टेड, मतलब वो कितनी हीट दे रहा है जिस कमरे को गर्म करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका COP निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं हीट पंप का COP क्या होता है, हीट पंप का COP होता है रेफ्रिजरेटर के COP +1। तो रेफ्रिजरेटर का COP कितना दिया है, 4 दिया है, +1 तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 5। तो हीट पंप का COP निकाल लिया हमने, हीट पंप का COP कितना हो गया, 5। तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 5 हो गया। हम जानते हैं कि COP हीट पंप का COP का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो ये जो हीट रिजेक्टेड है QR, यही जो हीट रिजेक्टेड है QR, यही क्या है, यही आपका हीटिंग इफेक्ट है।
तो इक्वल टू 5 इक्वल टू क्यू आर निकालना ही है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू कितने, तो 1 दिया है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या जाएगा 5 किलोवाट। तो हम लोग का जो हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, हम लोग का हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा 5 किलोवाट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोवाट। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूले रख के सिंपली सॉल्व कर देना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, रेफ्रिजरेशन में अधिक कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मैक्सिमम इसी स्तर के क्वेश्चन रहते हैं। और अगर कभी कभी पूछा जाएगा तो पूछ लिया जाएगा वेपर कंप्रेशन साइकिल से पूछा जाएगा, लेकिन उससे थ्योरेटिकल आने के ज़्यादा चांसेस है न्यूमेरिकल, क्योंकि उसके ज़्यादा अधिक लंबे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ए हीट इंजन विथ 30% एफिशिएंसी, एक हीट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 30% है, ड्राइव्स अ रेफ्रिजरेटर ऑफ COP5, एक रेफ्रिजरेटर को ड्राइव कर रहा है जिसके COP5 है। व्हाट वुड बी द नेट हीट इनपुट टू द इंजन फॉर ईच मेगावाट ऑफ द हीट रिमूव इन द रेफ्रिजरेटर। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर हमको 1 मेगावाट हीट रेफ्रिजरेटर द्वारा किसी स्थान से एब्जॉर्व की जा रहा हो तो हमको हीट इंजन को कितना वर्क देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैं आपका स्कीमेटिक डायग्राम बना के बताता हूँ कि मतलब यहाँ पे एक हीट इंजन है, ये क्या है, हीट इंजन, इंजन को ई से दर्शाते हैं। ठीक, और ये हीट इंजन ऑपरेट हो रहा है। तो मान लीजिए टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T2 पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक, सॉरी, यहाँ क्या होगा, ये मान लीजिए जो टेम्परेचर है आपका T2 है, लोअर टेम्परेचर नीचे दर्शाया जाता है, हायर टेम्परेचर ऊपर दर्शाया जाता है। और ये इसमें से हीट एब्जॉर्व करेगा। हीट इंजन हमेशा हायर टेम्परेचर हीट एब्जॉर्व करता है और लोअर टेम्परेचर को रिजेक्ट करता है, साथ में कुछ हमको वर्क डन देता है। तो ये जो हीट इंजन है ये क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर T1 से हीट एब्जॉर्व कर रहा है और क्या करता है, W वर्क दे रहा है और टेम्परेचर T2 को हीट रिजेक्ट कर रहा है। इसी W वर्क को हम लोग रेफ्रिजरेटर को दे रहे हैं और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, एक लोअर टेम्परेचर है जिससे हीट को एब्जॉर्व कर रहा है और एक हायर टेम्परेचर उस पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है, एक हायर टेम्परेचर इस पर हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो देखिए इन्होंने कहा दिया कि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो कितना है, 1 मेगावाट है। कितना है, 1 मेगावाट। ठीक, तो देखिए सर इसकी कोई हमारा स्कीमेटिक डायग्राम होगा। तो मतलब यहाँ पे 1 मेगावाट की वैल्यू दी है, तो उन्होंने पूछा है कि ये कितनी हीट हमको इसको इंजन को सप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो हीट इनपुट है मान लीजिए Q1 है, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो इसको हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कि शुरू करते हैं सीधे कि देखिए इन्होंने कहा कि जो COP है रेफ्रिजरेटर वो कितना है, 5 है। तो हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर का COP इक्वल टू होता है, ये 5 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क, या एक है कि हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वर्क। तो इसकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, ईच मेगावाट, मतलब 1 मेगावाट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 मेगावाट डिवाइडेड बाय W। तो W की वैल्यू कितनी हो गई, 1 डिवाइडेड बाय COP बट्टे में चला जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 मेगावाट। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा, इसको मेगावाट से हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/5 इंटू 10⁻³ तो इक्वल टू कितना जाएगा 200 किलोवाट। मतलब जो हमको वर्क डन चाहिए वो कितना चाहिए, 200 किलोवाट चाहिए। तो हम जानते हैं कि हीट इंजन के लिए अगर हम लोग इसी को देखें तो यहाँ पे हमको वर्क डन जो मिल रहा था रेफ्रिजरेटर के लिए 200 किलोवाट, ये कहाँ से मिलेगा, हीट इंजन से ही मिलेगा। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, हीट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, मतलब Q1 है ना। तो सीधे सीधे इसमें रख देंगे। तो एफिशिएंसी कितने दिया हुआ है, 30% यानी 0.3 इक्वल टू वर्क डन कितना हो गया 200 किलोवाट डिवाइडेड बाय Q1 हमको निकालना है। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग इसकी वैल्यू आएगी 666.66,
किलो जूल पर सेकंड, या इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं किलो वाट। तो मतलब जो हमको हीट सप्लाई करनी होगी इंजन को वो कितनी करनी होगी, 666 किलो वाट करनी होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 666.67 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, इन्होंने पूछा ईच मेगावाट, तो किलो जूल पर सेकंड कह दीजिए या किलो जूल कह दीजिए, ईच मेगावाट के लिए हमको इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी वाटर कूलर, एक वाटर कूलर है जिसकी कैपेसिटी 0.5 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर है। वाटर एंटर्स at 30 डिग्री सेल्सियस एंड लीव्स at 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द एक्चुअल वाटर फ्लो रेट। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिया हुआ है, ये वाटर का टेम्परेचर जो इनलेट हो रहा है और ये आउटलेट हो रहा है वाटर कूलर से। तो उन्होंने पूछा मास फ्लो रेट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो इक्वल टू क्या होता है, वो होता है मास फ्लो रेट इंटू कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट इंटू डेल्टा टी। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना दिया है, 0.5 दिया है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में दिया है। तो पहले इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 3.5 का मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू मास फ्लो रेट हमको निकालना है, इंटू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.18, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 15, कितना हो जाएगी 30 माइनस 15। इससे m की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इससे जो m की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, मास फ्लो रेट m जो आएगा वो हो जाएगा 0.02786 किलोग्राम पर सेकेंड में आएगा। और आंसर किस में दिया है, लीटर पर आवर में दिया है। तो मास को हम लोग किस प्रकार से किस में बदल सकते हैं, मास को हम लोग अगर बदलना होगा किस में, वॉल्यूम में, मतलब लीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं कि जो जल की वाटर की जो डेंसिटी होती है वो तो वही होती है 1 kg पर लीटर होती है अप्रॉक्स। तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सीधे सीधे यही 1 का इसको डिवाइड कर दीजिए तो वही आंसर आएगा। इन्होंने किलो जूल पर सेकंड में है, इसको बदलना है हमको पर आवर में। तो इसमें 3600 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.2786 इंटू 3600 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 100.296 लीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डेंसिटी से हमने भाग दिया तो सीधे सीधे आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 100 लीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो अप्रॉक्स 100 लीटर पर आवर हम लोग वाटर जो मास फ्लो रेट है वाटर का वो रख सकते हैं, या कहें कि वाटर फ्लो रेट इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर। ठीक, इन्होंने पूछा इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर में अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एवापोरेटेड इन अमोनिया, अमोनिया इज एवापोरेटेड इन हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें वाटर जो होता है, 3 चीज़ें याद रख लीजिए। वाटर क्या काम करता है, वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है। किसका काम करता है, एब्जॉर्बर का काम करता है। ये अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है। और अमोनिया क्या करती है, अमोनिया रेफ्रिजरेंट का वर्क करती है। किसका करती है, रेफ्रिजरेंट का। मतलब यही सर्कुलेट होती है इस पूरे सिस्टम में। मतलब जब वाटर में जाएगी तो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब हाइड्रोजन के पास जाएगी तो पार्शियल प्रेशर उसका कम हो करके ये वो एवापोरेट हो जाएगी। तो और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो काम करता है एवापोरेटर का काम करता है। किसका काम करता है, एवापोरेटर का काम करता है, या दूसरे टर्म में कहे कि ये पार्शियल प्रेशर कम करने का काम करता है। तो देखिए दिया है 4 ऑप्शन। इन एन इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, अमोनिया वाटर में एब्जॉर्ब होती है। तो हाँ ये सही है। अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन हाइड्रोजन, अमोनिया हाइड्रोजन में एब्जॉर्ब नहीं होती, वो उसके साथ सिर्फ मिक्स होती है और पार्शियल प्रेशर अपना घटा लेती है। तो ये नहीं है। हाइड्रोजन इज एवापोरेटेड इन अमोनिया, हाइड्रोजन अमोनिया में एवापोरेट नहीं होता है। ठीक, दूसरा दिया अमोनिया इज एवापोरेटेड इन हाइड्रोजन, अमोनिया भी हाइड्रोजन एवापोरेट नहीं होती, दोनों मिलकर के उसका पार्शियल प्रेशर कम करते हैं, और वो एवापोरेट होती है वहाँ की हीट एब्जॉर्ब करके। तो ये आपको समझना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज इज 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक हम लोग का कोल्ड स्टोरेज है जिसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना 2 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये इसका लोअर टेम्परेचर, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका लोअर टेम्परेचर हो जाएगा।
2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द सराउंडिंग एट द एम्बिएंट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो रेफ्रिजरेंट होते हैं या रेफ्रिजरेटर होता है वो किसी स्टोरेज से जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसको एटमॉस्फेयर में ही एग्जॉस्ट करता है, तो ये हमारा हायर टेम्परेचर हो जाएगा। हीट लीक्ड इनटू द कोल्ड स्टोरेज 30 किलोवाट। इन्होंने 30 किलोवाट जो हीट है वो स्टोरेज में लीक हो रही है, मतलब स्टोरेज के भीतर कहीं ना कहीं से अंदर आ जा रही है। तो देखिए अगर हमें किसी स्टोरेज का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हमने एक बार मेंटेन कर दिया तो फिर वहाँ से तो हीट एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आसपास से हीट उसमें लीक होकर अंदर आती रहती है उसी को हम लोग को रिमूव करना है। तो या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमको यह 30 किलोवाट हीट जो है उसमें एब्जॉर्ब करनी, मतलब हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, या दूसरे वर्ड में कहें जो एब्जॉर्ब हीट है वो कितने होगी, 30 किलोवाट होगी। इन्होंने कहा था एक्चुअल COP ऑफ द प्लांट इज 1/10 ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल COP, मतलब जो एक्चुअल COP है वो थ्योरेटिकल COP का 1/10 है, मतलब 10वां भाग है। देन व्हाट विल बी द पावर रिक्वायर्ड टू पंप आउट द हीट टू मेंटेन द कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर एट -2 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने कहा है कि -2 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको कितना कंप्रेसर से वर्क देना पड़ेगा, ठीक, कोल्ड स्टोरेज में कितना वर्क मतलब वर्क रिक्वायर्ड होगा, वर्क रिक्वायर्ड इन्होंने पूछा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस है, देखिए हम माइनस यहाँ पहुँच गया है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो है ये -2 है। सबसे पहले हम लोग इसका लोअर टेम्परेचर निकाल लेते हैं, तो लोअर टेम्परेचर TL कितना हो जाएगा, -2 है, तो इसको हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 271 हो जाएगा। हायर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर इन्होंने कहा है 40 डिग्री सेल्सियस, कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 313 हो जाएगा, ठीक। तो हम जानते हैं कि COP पहले निकाल लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, COP निकालें तो COP बराबर कितना होता है, COP बराबर होता है हायर टेम्परेचर मतलब कितना 271 डिवाइडेड बाय लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो लोअर टेम्परेचर 271, हायर टेम्परेचर कितना 313 माइनस लोअर टेम्परेचर 271, ठीक। ये हो गया आपका थ्योरेटिकल COP। लेकिन उन्होंने कहा एक्चुअल COP कितना है, एक्चुअल COP उसका 1/10 है, तो एक्चुअल COP कितना हो जाएगा, एक्चुअल COP जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 200, ये जो हमारा दिया है ये जो आंसर इसी में 1/10 कर देंगे डिवाइडेड बाय 1/10 हो जाएगा। तो जो एक्चुअल COP की वैल्यू कितनी होगी, एक्चुअल COP की वैल्यू हो गई 271 डिवाइडेड बाय 313 माइनस 271 इंटू 1/10। लेकिन हम लोग जानते हैं एक्चुअल COP की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल COP की वैल्यू होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है 30 किलोवाट डिवाइडेड बाय वर्क डन हमको निकालना है। तो बस इस सारे फार्मूले को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल COP निकाला, ये इक्वल टू कितना है 271, मतलब लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। फिर एक्चुअल COP निकाला, एक्चुअल COP कैसे निकाला, जो थ्योरेटिकल COP का 1/10 कर दिया। अब ये हम जानते हैं जो COP की वैल्यू होती है वो इक्वल टू कितनी होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना चाहिए हमको, 30 किलोवाट चाहिए, वर्क डन W हमको निकालना है। इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी जो W की वैल्यू आ जाएगी, W की वैल्यू ये इक्वल टू हो जाएगी 46.50 वाट, कितना हो जाएगा, किलोवाट, सॉरी किलोवाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक। तो अगर शॉर्ट में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया है, अगर पूरा हमने पहले सबसे पहले आप क्या निकाला, हमने लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 313 माइनस 271, इसका हमने 1/10 किया और इसको इक्वल टू रख दिया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 30 डिवाइडेड बाय वर्क डन W के, और वर्क डन हमने निकाल लिया। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ -23 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इफ द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 3.5 किलोवाट, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड पर टन टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर इज। इन्होंने कहा था कि मिनिमम वर्ड लिखा, मतलब सीधे सीधे हमको कार्नोट पे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं ये -23 है, तो इस लोअर टेम्परेचर को सबसे पहले हम लोग केल्विन में बदल लेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 250 हो जाएगा। इसको 273 प्लस 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ठीक, ओके। 273 प्लस 27
300। तो ये हमका टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन्होंने किलोवाट में दे रखा है, यहाँ ध्यान रखिए इन्होंने पहले से इसको किलोवाट में दे रखा है, तो इसको किलोवाट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी इनको हीट कैपेसिटी वर्ड लिखना चाहिए, तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन लिख देने का मतलब एक 1 टन रेफ्रिजरेशन 3.5 किलोवाट दिया है। तो एक तो पर टन इन्होंने रेफ्रिजरेटर के लिए वर्क के लिए पूछा है। तो हम जानते हैं कि इसका COP क्या होता है, इसका COP इक्वल टू होता है लोअर टेम्परेचर मतलब 250 डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर मतलब 300 माइनस लोअर टेम्परेचर मतलब 250। ठीक, ये हो गया। इसको इक्वल टू रख देंगे किसके, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब कितना दिया है 3.5 किलोवाट। पर टन के लिए पूछा है, पर टन मतलब 3.5 किलोवाट डिवाइडेड बाय वर्क डन W। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा अपना 50 डिवाइडेड बाय तो हो जाएगा 5 डिवाइड 5 तो हो जाएगा W इक्वल टू 0.7 किलोवाट। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वर्क डन W इक्वल टू 0.7 किलोवाट। तो आंसर हो जाएगा B। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पूरे के पूरे हमने जितने सवाल सॉल्व कराए सबके वही सिंपल से फार्मूला, आप COP याद कर लीजिए और उसका फार्मूला याद कर लीजिए, और दूसरा वाटर फ्लो वाले में हीट बैलेंस करना है। इन्हीं दो छोटे छोटे फार्मूले से हमने लगभग रेफ्रिजरेशन के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं इसी प्रकार के होते हैं रेफ्रिजरेटर में। तो ये जो था बेसिक क्वेश्चंस थे। अगले चैप्टर में हम लोग इसके आगे के और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक, यदि आपको इसमें किसी जगह पर डाउट हो या किसी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अगर कुछ आप चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इन क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को जल्दी से पढ़ लेना क्योंकि एग्ज़ाम्स की डेट बहुत ही नज़दीक है, ठीक, तो उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्लूइड की मैकेनिक्स की तैयारी बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं UPRMNL में जॉब प्रोफाइल क्या है, बाकी चीज़ सैलरी क्या है, प्रमोशन कैसे होता है, लीव्स क्या है, ये सब देखना है तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग अनेक चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसके पहले के वीडियोस भी देखिए। और यदि आपको हमारे ये चैनल पे आने वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो अपनी तैयारी जारी रखिए क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। तो फिर मिलते हैं आपसे नए प्रश्नों के साथ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।